बेटा अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट थर्ड होगा एनसीईआरटी का जो अपन सीटेट के लिए चला रहे हैं। तो अब हम चैप्टर 7 पे आ चुके हैं। चैप्टर 7 का नाम है ताप और उसका मापन। ठीक है, अब इसमें भी अपन जो पॉइंट पहले जैसा हाईलाइट किए हैं वही अपन पढ़ेंगे। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप कहलाता है। उस पिंड का ताप कहलाता है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है बेटा, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही बात कि आप कट टू कट लाइनों को समझना देखना, क्योंकि एनसीईआरटी से कट टू कट पेपर में आता है सीटेट के। ठीक है, वह उपकरण जो ताप मापता है तापमापी कहलाता है। ठीक है, ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा। ज्वारी तापमापी जिसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, और प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होती है। बेटा डॉक्टरी थर्मामीटर के कुछ पार्ट देख लेते हैं। तापीय अंकी डॉक्टरी थर्मामीटर, डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, ये शरीर को ताप मापता है। इसके अग्रभाग ऐसे होते हैं। ठीक है, ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर सामान्यतः उपयोग में किया जाता है। यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है। इस मापक्रम का ताप इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस में दर्शाया जाता है। ठीक है, कोविड में बेटा एक नया आया था एक नया आया है, मतलब थर्मामीटर जो संपर्क रहित होता है, जो गन की तरह होता है, ऐसे डाल के चेक करते हैं, माथे पे रख के चेक करते हैं। ठीक है बेटा, ये बेसिकली वही बताया है कि सबसे पहले उसको टिप को साबुन से धोएं, उसके बाद उसके रीसेट बटन को दबाएं, जीभ या मुंह के नीचे रखें, जीभ के नीचे रखें, और बेटा फिर क्या होगा, आपका टेम्परेचर थोड़ी देर बाद बीप करके बता देगा। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बेटा अगर आपका 38 डिग्री हो गया तो आप स्वस्थ नहीं है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। ये क्या होता है बेटा, शरीर का एक औसत तापमान होता है। जैसे 100 व्यक्तियों का सर्वे किया गया तो उसमें से 70 व्यक्तियों का तापमान क्या है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो कह दिया गया कि ये शरीर का औसत तापमान है। उम्र, दिन, समय और गतिविधि का स्तर, ये जो तापमान होता है बेटा, उम्र, दिन और समय और गतिविधि के स्तर पे बदलता रहता है। ठीक है, मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर, और 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। छोटे बच्चों और वृद्ध के तापमान, जो शरीर का तापमान होता है बेटा, वो मापने के लिए कई बार क्या किया जाता है, उनके अंडर आर्म्स की या बाहों के नीचे थर्मामीटर को रखा जाता है। तो बेटा इस सिचुएशन में ताप में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। ठीक है बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप एक अन्य स्केल के लिए उपयोग किया जाता है। एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। ठीक है, ताप का SI मात्रक क्या है बेटा, ताप का SI मात्रक केल्विन है। ठीक है, अब बेटा क्या है, 3 ही ताप मापक्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं, सेल्सियन, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में विभिन्न निम्नवत परिवर्तित कर सकते हैं। केल्विन स्केल का तापमान इक्वल टू सेल्सियस स्केल का तापमान प्लस 273.273.15। अब बेटा अपन यहाँ देख लेते हैं, प्रयोगशाला में तापमापी में प्रयुक्त द्रव्य सामान्यतः एल्कोहल, ठीक है, या पारा पारा होता है। ठीक है, एल्कोहल या पारा होता है। अब बेटा प्रयोगशाला में तापमापी का सही विधि क्या होता है कि आप एक बीकर लीजिए, ठीक है, एक बीकर जल लीजिए, उसमें बिल्कुल थर्मामीटर को स्ट्रेट रखिए और थर्मामीटर के स्ट्रेट लाइन पे ऐसे देखिए, ऐसे आपको नहीं देखना है, ऐसे आपको नहीं देखना, आपको बिल्कुल ऐसे करके देखना है। ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि थर्मामीटर बिल्कुल बीकर के वॉल से टच हो रही हो। ठीक है, एकदम मिड में रखना है। बेटा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक वैज्ञानिक है बेटा अन्ना मणि। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक है जिसे भारत के मौसम की विदुषी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, भारत के मौसम की विदुषी। बेटा एक वैज्ञानिक और थे, उन्हें बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इसमें क्या ठीक है, ये भारत के मौसम की विदुषी के नाम से जानी जाती हैं। अब बेटा ये वायु, सेल्स, डॉक्टरी थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये सब मैंने आपको
बता दिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने 7वें चैप्टर पे। बेटा 7वां चैप्टर जो है बेसिकली पानी से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से ही पता है, क्योंकि आपने क्लास 9th 8th में इतनी चीज़ें पढ़े हैं, तभी आज आप बीएड करके सीटेट देने आए हैं। आपको संघनन, ठीक है। अब यहाँ से अपन देख लेते हैं, जल के वाष्प की अवस्था को परिवर्तित होना प्रक्रम वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा? संघनन कहलाता है। आज अपन यही देख लेंगे, यहीं से काम हो जाएगा। जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ताप व शीतलन करने पर जल की अपनी अवस्था बदलती है बेटा। ठीक है, परिस्थितियों जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं, संपर्क क्षेत्र, नमी, हवा, गति इत्यादि। वाष्पीकरण व शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। वायु में विद्यमान जल वाष्प संग्रहित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है, जो बादलों जैसा दिखाई देता है। बहुत सी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम तथा ओले के रूप में गिरती हैं। ठीक है, अब बेटा ये पिघलना क्या होता है, ठोस क्या होता है, जल चक्र क्या होता है? जल चक्र बेटा, पानी बरसता है, वो समुद्र में जाता है, फिर क्या होता है, समुद्र से फिर से वहाँ पे सूर्य सनलाइट पड़ता है, पानी का वाष्पीकरण होता है, फिर वापस पानी बादल में जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, ये रहा अपना 7वां चैप्टर बेटा। ये पानी से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आप देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब अपन का 8वां चैप्टर आ गया। सॉरी बेटा, 9वां चैप्टर आ गया। अब बेटा दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ठोस, ठीक है, देख लो मैंने हाईलाइट किया बेटा, एक सेकंड रुकना। हम्म, किसी ठोस किसी ठोस मिश्रण किसी ठोस मिश्रण को हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी से अलग करने की प्रक्रिया को हस्तचयन कहते हैं। बेटा आपने कभी चावल बीना है? ये चावल है, इसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ठीक है, मान लो इस कलर के छोटे छोटे कीड़े हैं। तो इनको मम्मी क्या कहती है बेटा, जब चावल साफ करके देना, तो अपन चावल को हाथ से ऐसे ऐसे करके हाँ अलग करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? हस्तचयन कहते हैं। कड़ों के आकार, रंग और आकृति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे है थ्रेसरिंग। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। थ्रेसरिंग क्या होता है? पुल से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया थ्रेसरिंग कहलाती है। बेटा थ्रेसर, ये एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये मशीन आपने गांव में बेटा अगर आप गांव के हो ना, तो ये मशीन तो आप देखे होगे। यहाँ से अपन बेसिकली पुआल डालते हैं, और इधर से यहाँ से भूसा बाहर आ जाता है, और इधर से बेटा अनाज बाहर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? थ्रेसरिंग कहते हैं। और मशीन जो थी वो थ्रेसर थी। ठीक है, अब बेटा ये देखते हैं, मिश्रण में से भारी और हल्के अवयव को हवा में फूंक मार के पृथक करने की विधि ओसाई या विनोइंग कहलाती है। बेटा आपने इस तरीके से किसानों को कभी ना कभी, अगर आप गांव के हैं तो उसाते हुए देखे हैं। ये बेटा सूप है, सूप में बेसिकली उन्होंने अनाज भरा, और जिस साइड से हवा आ रही है उसके अपोजिट साइड में ऐसे ऐसे अगर आप उस चीज़ को हिलाते हैं, तो जो भारी चीज़ होती है बेटा, वो ज़मीन पे गिर जाएगी। बाकी चीज़ों को हवा, जैसे भूसा को और अन्य चीज़ों को, वो उड़ा ले जाएगी। ठीक है, अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओसाई या विनोइंग कहते हैं। अब अपन आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है? साबरमती आश्रम। ठीक है, वो हो गया बेटा। अब साबरमती आश्रम क्यों प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाया बेटा। दांडी यात्रा बेसिकली नमक से रिलेटेड है। ठीक है, गांधी, वो लोग अंग्रेज हम लोग को नमक नहीं बनाने दे रहे थे, तब दांडी यात्रा शुरू हुई थी। अब बेटा नमक क्या है? विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण नमक से प्राप्त करना, मतलब ये जो नमक है वो क्या है? लवण। एक सेकंड, प्लस अन्य पदार्थ, ये अन्य पदार्थों का मिश्रण है नमक। ठीक है,
नमक इक्वल टू लवण तथा अन्य पदार्थों के मिश्रण। ठीक है, अब क्या बेटा, नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहां यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है, ठोस नमक शेष रह जाता है। ठीक है, और फिर नमक को अपन ले लेते हैं। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है, इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन बेटा क्या होता है? और सेडिमेंटेशन। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है, इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। एक काम करना बेटा, घर घर पे कल जाके चाय बनाना, और चाय बनाने के बाद तो उसको छन्नी से छानना मत, चाय को ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना। फिर चाय को ऊपर से जब आप धीरे से निकाल लोगे तो कुछ चाय पत्तियाँ, मतलब अक्सर चाय पत्तियाँ नीचे ही रह जाएंगी। बेटा सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल लड़कियां समझ पाएंगी। जब अपन चावल धोते हैं तो चावल को धोने के बाद पानी को ऐसे नीचे गिरा देते हैं, बाकी चावल थाली में चिपका रह जाता है, उसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं अवसादन। जब बर्तन को तिरछा करके जल तथा द्रव को हटाया जाता है तो यह प्रक्रिया कहा जाता है निस्तारण। ठीक है, चावल वाला एग्जाम्पल बेटा क्या है? निस्तारण या डिके डिक्टेशन। ठीक है बेटा, कई बार इंग्लिश वाले शब्द जब हिंदी में लिख देते हैं तो बड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, अवसादन क्या है बेटा? ठोस और द्रव के मिश्रण भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं, इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा करके, मतलब अब चाय बनाओ, चाय का जब चाय पत्ती सारी नीचे बैठ जाए, चाय ऊपर रह जाए, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। और जब अपन चावल धोने के लिए ऐसे थाली को टेढ़ा करके पानी नीचे गिराते हैं, चावल ऊपर थाली में रह जाता है, तो उस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अपन आगे चलते हैं। अब बेटा जब हम चाय को छन्नी से छानते हैं तो जो चाय होता है बेटा वो नीचे आ जाता है, बाकी जो उसका कचरा होता है चाय पत्ती का वो छन्नी में रह जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्त्यदन, ठीक है, निष्यादन, सॉरी निस्यादन या फिल्टर करना कहते हैं। थोड़ा सा सरल हिंदी लिख देते तो उनका क्या हो जाता। अब क्लास 6 के बच्चों को निष्यादन भूलने में भी समय लगेगा, या फिल्टर करना कहते हैं। ठीक है, अपन आगे चलते हैं बेटा। ये बता रहा है बेसिकली कि फिल्टर पेपर है, उसे कितने कितने पार्ट में मोड़े, कैसे कोने जैसा स्ट्रक्चर बन जाए। फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग करके निष्यादन किया जाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। टी बैग जो बनता है ना, टी बैग पहले रेशम से बनता था। रेशम से बनता था क्योंकि रेशम बहुत मजबूत होता था, तो रेशम को जब अपन रेशम के बैग को चाय उसमें गर्म पानी में डुबाते थे तो उसमें से चाय पत्ती का जो अर्क होता है वो तो पानी में आ जाता था, पर चाय पत्ती नहीं आता था। पर अब क्या है बेटा, धीरे धीरे समय के साथ वो जो फिल्टर बैग बना लिया उन्होंने, तो उससे उसका ये टी बैग में यूज़ करने लगे। ठीक है बेटा, एक मछली है ये, इसके बारे में मैं आज एनसीईआरटी पढ़ते वक्त इसको पढ़ रही थी। इसके गले में बेसिकली वही वो फंस जाता है पॉलीथीन, और फिर ये रोते रोते मर जाती है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया दर्शाया गया है, जिसे मथना कहते हैं। बेटा ये जो है आंटी, ये मथनी से बेसिकली दूध से निकले हुए दूध के मलाई को बेसिकली रख के उसे मथ रही हैं। तो क्या होता है बेटा, वो मक्खन हल्का होता है तो ऊपर आ जाएगा, बाकी छाछ नीचे रह जाती है। ठीक है, वे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा चुंबक का एक समान उदाहरण है। जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो मैं रिसाइकलर अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बेटा मथना, निस्तारण, वाष्पीकरण, निस्यादन, निस्यादन पता है ना, फिल्ट्रेशन, हस्तचयन, हाथ से बीनना, चुंबकीय पृथक्करण जो चुंबक से पृथक किया जाता है, मिश्रण, दो ठोस चीजों का मिश्रण, अवसादन, ठीक है, छानना, थ्रेसरिंग, ओसाई, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब बेटा अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 10th। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है बेटा,
यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि अब इससे बता रहा है बेटा कि आप किस चीज़ को सजीव मानोगे, ठीक है, किस चीज़ को सजीव मानोगे। सजीव भी वृद्धि करते हैं, ठीक है, उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अपन बेसिकली यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्वसन प्रक्रिया में जब हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं, वायु बाहर से हमारे शरीर में आती है और हम श्वास बाहर निकालते हैं तो वायु हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है, ठीक है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है बेटा, पूरा ये नहीं है। मान लो ये श्वसन है तो सांस लेना उसका एक छोटा सा भाग है, ये नहीं है कि पूरा ये है श्वसन, ये है श्वास, ठीक है। क्योंकि श्वसन का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, वो फेफड़े में जाएगा, पूरा फिल्टर होगा, ऑक्सीजन फिल्टर होकर ब्लड में मिलेगा, तब उस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जबकि श्वास जो होता है ऑक्सीजन को इनहेल करना ही और ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना ही श्वास लेना कहलाता है, ठीक है। हम बेटा इसमें बता रहा है कि पौधे कैसे, मतलब पौधे कैसे श्वास लेते हैं। तो पत्तियों में बेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, वो रंध्र की सहायता से सांस लेते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। शरीर से अपशिष्ट का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा, उत्सर्जन कहलाता है। और क्या होता है बेटा, सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं, सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं, याद रखना बेटा ये सब लाइनें। कोई भी वस्तु या कोई घटना जो सजीव की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपन कहलाती है। जैसे मान लो किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपको बदले में उसको भी एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है या मार दिया आपने, तो इस प्रक्रिया को उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। उद्दीपन, आप भी तीनों उद्दीपन और उनके प्रति अपने शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं की सूची बनाइए। अब क्या होता है बेटा, यहाँ छुई मुई का बात किया गया। छुई मुई को टच मी नॉट या मिमोसा पौधा भी कहते हैं, ठीक है। इसको टच करोगे बेटा ना, इसको यहाँ पे टच करोगे तो इसकी पूरी पत्तियां अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये क्या है बेटा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। अब जैसे मान लो कि कोई आपको छुए और आप ऐसे शर्मा जाओ, वैसे ये होता है। इसको कोई छूता है तो बेटा ये बिल्कुल शर्मा के अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक है। बेसिकली शर्माता नहीं, इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब बेटा आंवला और छुई मुई की पत्तियां में इस प्रकार की अनुक्रिया करती हैं। आंवला और छुई मुई की पत्तियां इस प्रकार की अनुक्रिया करती हैं, आंवला और छुई मुई, ठीक है, याद रखना। सभी सजीव जनन करते हैं। जनन अपनी तरह नवजात को जन्म देने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। जब कोई सजीव जीवित रहने के सभी संसाधन, भोजन, वायु और जल की उपलब्धता होने पर भी उपयुक्त सभी लक्षण को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होता तो उसे मृत कहते हैं। बेटा इससे अच्छा परिभाषा कहीं मुझे मिल नहीं सकता। जब कोई सजीव जीवित रहने के लिए सभी संसाधन क्या है बेटा, भोजन, वायु और जल की उपलब्धता होने पर भी सभी लक्षण जो है प्रदर्शित नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं, मृत कहते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब क्या है, सजीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सभी सजीव गति करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है बेटा, सभी सजीव गति करते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और अंततः मर जाते हैं, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। बेटा ये बेसिकली आपको बताया है कि बीज कैसे लगाते हैं, तो आपको ये चीज पता है। बेटा यहाँ एक बहुत अच्छा लाइन दिया हुआ है, कॉलिकस और पिट्यूनिया, ठीक है। कॉलियस और पिट्यूनिया जैसे कुछ पुष्पी पौधे बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। वैसे बेटा मोस्टली बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, मतलब कम ही होती है, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं उनमें बिल्कुल अंधेरा चाहिए होता है। जैसे पिट्यूनिया जो है बेटा, उसके पौधे को बिल्कुल अंधेरा चाहिए होता है। मिट्टी से ढकने पर इसका क्या होता है बेटा, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। सॉरी, पिट्यूनिया को जैसे पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर आप इसके बीज को मिट्टी में ढक देंगे तो अंकुरण नहीं होगा। और वहीं जैसे, सॉरी बेटा मैं इस टॉपिक को आपको फिर से क्लियर करना चाहती हूँ।
मुझे खुद ही कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। ये बेटा जो कॉलियस और पिट्यूनिया जैसे पौधे हैं इनमें क्या होता है कि अगर आप इनके बीज को मिट्टी के अंदर दबा दोगे तो ये क्या है कि ये ग्रो नहीं करेंगे। क्यों ग्रो नहीं करेंगे? क्योंकि इन्हें पूरे सनलाइट की नीड होती है, ठीक है। और वहीं एक पौधा है कैंडुला, कैलेंडू, एक सेकंड बेटा, कैलेंडुला, ठीक है, जिनमें क्या होता है पुष्पीय पौधे में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। इन्हें बीज पर्याप्त मिट्टी से ढकना चाहिए। वहीं बेटा ये जो कैलेंडुला पौधा होता है उसके बीज को मिट्टी में कुछ ज़्यादा ही अंदर तक ढकना होता है क्योंकि इसे इसके पौधे को ग्रो करने के लिए अंधकार की जरूरत होती है, ठीक है। अब बेटा जगदीश चंद्र बोस के बारे में बताया गया है कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधे के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों को अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए क्रोसोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किया। इस मशीन में उन्होंने मापा कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे उद्दीपन को महसूस करते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया भी करते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें पौधे का जीवन चक्र दर्शाया गया है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, बीजांकुरण होता है, बीज अंकुरित होता है, ठीक। सबसे पहले बीज लगाया जाता है, सबसे पहली अवस्था। फिर क्या होता है, दूसरी अवस्था बीजांकुरण होता है। बेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहले बीज लगाते हैं, फिर बीजांकुरण होता है, फिर क्या होता है पत्ती प्रकट होती है, फिर क्या होता है बेटा पुष्प का प्रकट होता है, फिर फलों का प्रकट होता है, और फिर बेटा एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज है, पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं। इसी को कहते हैं बेटा पौधे का जीवन चक्र। अब बेटा मच्छर के बारे में, मच्छर के जीवन चक्र के बारे में दिया हुआ है, तो मच्छर के जीवन चक्र के बारे में हम डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं। मच्छर का जो एक सेकंड बेटा, हाँ, मच्छर का जो जीवन चक्र होता है वो ऐसा कुछ होता है। मच्छर का जीवन सबसे पहले अंडे की अवस्था आती है, ठीक है। फिर दूसरी अवस्था लार्वा, तीसरी अवस्था प्यूपा, चौथा अवस्था वयस्क मच्छर। बेटा कई बार ये लोग क्या करते हैं कि दूसरी अवस्था में प्यूपा लिख देते हैं, ठीक है, दूसरी अवस्था में प्यूपा लिख देते हैं और तीसरी अवस्था में लार्वा लिख देते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो ये बेटा याद रखना, लार्वा दूसरी अवस्था है और तीसरी अवस्था प्यूपा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं तो उसको देख लेते हैं। मच्छर को पनपने से बचाने के लिए आसपास कहीं भी जल इकट्ठा ना होने दे। लार्वा और प्यूपा जो मच्छर के विकास के दौरान उनके जीवन के दो विशिष्ट अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो लार्वा प्यूपा जब बने ना बेटा तो इसमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, ठीक है। मिट्टी का तेल डाल जैसे मान लीजिए किसी गड्ढे में मच्छर पनप रहे हैं तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए। अब क्या होता है बेटा, तेल इस पे एक लेयर बना लेता है, पानी के ऊपर तेल अपना एक लेयर बना लेता है क्योंकि पानी में तो घुलता नहीं है, तो ये पानी के ऊपर अपना एक लेयर बना लेगा। अब मच्छर को सांस लेने के लिए बेटा उसके प्यूपा और लार्वा को सतह, पानी के सतह पर आना पड़ता है। तो पानी के सतह पर आएंगे पर पानी के ऊपर तो तेल है, तो क्या होगा बेटा, उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और वो खुद ही मर जाएंगे, ठीक है। याद रखना बेटा, प्यूपा थर्ड स्टेज है और सेकेंड स्टेज लार्वा है। मच्छर 10 से 15 दिन तक जीवित रहते हैं। पहले प्यूपा से निकलने के बाद वयस्क मच्छर जल की सतह पर आकर थोड़ा आराम करता है, ठीक है। अब बेटा रेशम के कीट भी ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं सिल्क मॉथ। इनके जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ठीक है। अब बेटा मेढक के बारे में बताया गया है, ठीक है। मेढक की अवस्थाओं के बारे में अपन यहाँ देख लेते हैं, जस्ट वेट। मेढक का अवस्था बेटा पहले ये होता है, मेढक की अवस्था में भी पहले क्या होता है, पहले बेटा प्यूपा होता है, ठीक है। फिर ये बेटा पहला अवस्था होता है। फिर ये दूसरा दूसरा अवस्था ये होता है जिसमें पता चलता है मछली जैसा है पर ये मछली है नहीं। फिर तीसरा अवस्था टैडपोल जैसा होता है, चौथा अवस्था ऐसा होता है, फिर पांचवा अवस्था ऐसा होता है, फिर छठा अवस्था फिर ये अंडे देते हैं, ठीक है। ये छठा अवस्था नहीं होता, बेसिकली यही क वाला अवस्था है। अब बेटा यहाँ पे बता रहा है कि पहला अवस्था क्या है, अंडा है। दूसरा अवस्था टैडपोल है। फिर तीसरा अवस्था क्या है बेटा, मंडूकक या फ्रॉगलेट है।
याद रखना बेटा, तीसरा अवस्था क्या है? तीसरा अवस्था है क्या है? मंडुलेट या फ्रॉकलेट। ठीक है, ये मंडुलक या फ्रॉकलेट है। एक सेकंड बच्चों, ये देखो, पहला अवस्था क्या है? पहला अवस्था भ्रूण है, ठीक है, जो 3 से 4 दिन तक रहता है। फिर दूसरा अवस्था क्या है? दूसरे अवस्थे में दूसरे अवस्था में बेटा पूछा पूछा कब से बोलते बोलते बेटा गला फंसने लगा। दूसरी अवस्था में पूछा जाती है, जो 7 से 10 दिन तक रहती है। फिर तीसरे दूसरे अवस्था का सेकंड पार्ट क्या होता है बेटा? पैरों के साथ टैडपोल आ जाता है। देखो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, और फिर सेकंड का ही फर्स्ट है ये, सेकंड का ही सेकंड है ये। ठीक है, अब बेटा फिर क्या होता है? ये मंडूकक बनता है। मंडूकक कब बनता है बेटा? 12वें सप्ताह में, स्टेज नंबर 3 पे। उसके बाद वयस्क मेढक बन जाता है। चलो अब बेटा इसमें श्वास लेना, मृतक, उत्सर्जन, मंडूकक, मेढक वाला, अंकुरण क्या है, वृद्धि क्या है, लार्वा, मच्छर वाला, जीवन चक्र क्या है, सजीव क्या है, ये सब बेटा आप इन सब चीज़ से अच्छे से वाकिफ हो गए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। ठीक है, जो अपना बेटा चैप्टर नंबर 11 है वो है प्रकृति की अमूल संपदा। ठीक है, अब बेटा इसमें बता रहे हैं कि हमें प्राकृतिक ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये मान लो बेटा वायु है, ये मान लो बेटा पूरा वायु है। ठीक है, ये वायु है, तो इसमें इतना भाग, एक सेकंड, इसमें बेटा इतना भाग क्या है? नाइट्रोजन है, ये बेटा ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बेटा 1% जो है अन्य गैसें हैं। अब वायु का संगठन कैसा होता है बेटा? वायु में सिर्फ ऑक्सीजन तो होता नहीं, वायु में सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 28%, और अन्य गैस जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 1% अन्य गैस से भी होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। तमिलनाडु का मूपडल पवन चक्की फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की फार्म, और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फार्म है। अपन आगे चलते बता, जल संरक्षण बताया है कि वर्षा के जल को कैसे अपन संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये बावड़ी, ठीक है, ये जो बावड़ी के बारे में बताया बेटा, बहुत तेज प्रश्न आता है इससे। तूरजा का झरना, तूरजा का झालरा जोधपुर में है, ये जोधपुर के राजस्थान में है, इसका नाम है तूरजा का झालरा। इसमें देखो बेटा इधर इधर से सीढ़ियाँ होती हैं, लोग इसमें पानी लेने आते हैं, ये पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब बेटा इसमें देखना 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ठीक है, भारत ये बेटा ये भी है कि अब हम लोग जो सुबह सुबह सूर्यदेव को जल क्यों देते हैं? क्योंकि हम अपन उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, उनके लिए अपन के मन में जो कृतज्ञता है उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बेटा सोलर पैनल का क्या क्या यूज होता है? विद्युत उत्पादन में, सोलर कुकर में खाना बनाने में, और पानी को गर्म करने में। सूर्य के बिना पृथ्वी पे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई के महीने में मनाया जाता है बेटा। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ये 7 दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। पवित्र उपवन के बारे में मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था बेटा। ये भारत देश में कई जगहों पे पाया जाता है, जो छोटे छोटे या बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं। ठीक है, पवित्र उपवन के बारे में आपने पहले पढ़ा है। अब अपन एक बहुत जरूरी चीज़ देते हैं बेटा, चिपको आंदोलन। ठीक है, 1970 के दशक में उत्तराखंड, जो भी तत्काल मतलब उस समय का उत्तर प्रदेश था, और चिपको आंदोलन शुरू हुआ था बेटा। बेसिकली पेड़ काटे जा रहे थे, तो पेड़ को बचाने के लिए ये महिलाएं पेड़ से ही चिपक गईं कि पेड़ को काटने के लिए पहले मुझे काटो। इसमें बेटा बहुत सारी महिलाओं का डेथ भी हुआ था। ठीक है, अब हाँ, अपन चलते हैं बेटा मिट्टी। मिट्टी के बारे में बताया गया है।
मृदा एक अमूल्य संपदा है, क्योंकि बेटा मिट्टी को तुम घर में नहीं बना सकते। मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैविक विविधता को आश्रय देती है। बेटा जैसे क्या होता है कि जंगलों में जब आप जाएंगे ना तो बहुत सारे पेड़ पौधे मिट्टी में अपने आप उग जाते हैं, पर आप मिट्टी को आप घर में नहीं बना सकते। ऐसे सोचो कि अगर इस भारत देश से मिट्टी खत्म हो जाए तो आप मिट्टी को घर में बना लो, तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है कि प्रकृति के द्वारा हमें दी जाने वाली चीजें हैं। ठीक है। बेटा चट्टान किसे कहते हैं? खनिज से बने, ये जो चट्टान होते हैं खनिज से बने होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोना, तांबा, लोहा जैसे महत्वपूर्ण धातुएं खनिज से बनी होती हैं। वायुयान, कार, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब बेटा ये सोना, ये और बहुत सारी चीजें। बेटा जो सोना है ना, सीधे ये नहीं कि खदान से हार बन के निकल रहा है, सोना इस फॉर्म में निकलता है ना, प्राकृतिक में पाया जाने वाला सोना ऐसा होता है। सामान्य मोबाइल का फोन का उपयोग करते हैं, उसमें निर्माण के लिए लगभग 1 दर्जन सामग्री का उपयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा और कोबाल्ट का। ठीक है। अपन आगे चलते हैं। यहाँ बेटा कुछ चीजें बताई हैं। किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अधिक होता है? वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। ठीक है। कौन कौन से बेटा? सबसे अधिक पेट्रोल और डीजल, दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन है। डीजल, पेट्रोल और डीजल मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल किससे प्राप्त होता है बेटा? पेट्रोलियम से। प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं किसको बेटा? प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम को। ठीक है। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है। इसे सीएनजी हो गया बेटा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कोयला, लकड़ी और गोबर के उपले का ईंधन में उपयोग पहले किया जाता था, पर अब क्या है, वो बहुत प्रदूषण फैलाता है, तो इसकी जगह बेटा प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम का उपयोग अपन लोग करते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नवीकरण और अनवीकरण। हम जिसको बना सकते हैं उसको नवीकरण, और जिसको नहीं बना सकते उसको अनवीकरण। ठीक है। अब ये संसाधन जिन्हें हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो मानव द्वारा बनाया जा सकते हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक से कौन कौन से संसाधन अपन प्राप्त करते हैं बेटा? जैसे सूर्य से ऊर्जा, ठीक है, नदी से जल, पौधों एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन में जैसे क्या बेटा, अपने सौर ऊर्जा बना दिया, अपन सॉरी अपन ने क्या किया बेटा, विद्युत बल्ब बना दिया, फर्नीचर बना दिया, सोलर पैनल बना दिया, साइकिल बना दिया, तो ये क्या है? मानव निर्मित है। ठीक है। संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीनीकृत, पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापना हो सकता है, मतलब जो बेटा हम लोग बना सकते हैं उन्हें नवीनीकृत कहते हैं। ठीक है। जैसे वायु जल और वन नवीनकरण संसाधन के कुछ उदाहरण है। प्रकृति का नवीकरण कर देते हैं। हमें प्राकृतिक संसाधन का विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ठीक है। जैसे बेटा क्या होता है इसमें, यहाँ मैंने एक पॉइंट मेरे से गलत बोलने में आ गया कि नवीकरण जो हम बना सकते हैं, नवीकरण जो नहीं बना सकते। एक्चुअली मैं मानव निर्मित संसाधन यहाँ बोलना चाह रही थी, पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है। अब अपन यहाँ देखते हैं नवीकरण संसाधन बेटा जिन्हें प्रकृति फिर से बना देती है। ठीक है। जैसे वायु हो गया, जल हो गया। अब बेटा अनवीकरण संसाधन किसे हैं? ये उचित समयावधि के भीतर उत्पन्न नहीं हो पाते और न ही इनकी पूर्ति हो पाती है। क्या होता है बेटा, जैसे खनिज है, चट्टान है, मृदा है, कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें बनने में बेटा लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर ये एक बार खत्म हो गए ना तो इन्हें बनाने में लाखों वर्ष लग जाएंगे, जल्दी बनेंगे नहीं। अब बेटा महात्मा, ये जो एम के गांधी हैं, उनका एक कथन है कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है पृथ्वी जो है,
प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ठीक है, अब इसमें जो वायु कोयला प्रमुख शब्द हैं, और ये चीज़ बेटा आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज़ बेटा हो जाएगा। अपन ने अब इस चीज़ के लास्ट को देख लेते हैं। इस चीज़ के पॉइंट 12th टॉपिक के पॉइंटर को देख लेते हैं, वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इतने डिटेलिंग में हम कर नहीं सकते जितना अपने पास अभी इतना समय नहीं है बेटा। शायद इस पे पॉइंटर दिया भी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, देख लेती हूँ। दिया है बेटा। अब बेटा इन सब के बारे में तो आप लोग क्लास 9th 10th में पढ़े ही होंगे और आपको समझ में आ ही गया होगा। आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें तारा मंडल कहते हैं। ठीक है, ऐसे तारों के समूह को जो पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तरी दिशा को निर्धारित करता है। सूर्य एक तारा है जो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ परिवार मतलब ग्रह परिवार जो है ना, सौर परिवार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण। अब बेटा अपन यहाँ बुधवार से, अपन को एक ट्रिक है कि बुधवार से शुरू करिए और एक दिन छोड़ते जाइए। बुध के बाद गुरुवार छोड़ दीजिए, शुक्रवार के बाद शनिवार छोड़ दीजिए, शनिवार छोड़ के रविवार को पृथ्वी मान लीजिए, फिर सोमवार छोड़ दीजिए, फिर मंगलवार के बाद बुधवार को फिर छोड़िए, फिर बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार को फिर छोड़िए शनिवार, और फिर यूरेनस और वरुण आपको याद करना पड़ेगा। तो ये बेटा अपन की क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अब कल वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी। आप सारे एनसीईआरटी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन अच्छे से लगा के जाइएगा। आपका ये जो सीटेट का पेपर है उसमें साइंस का पोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। चलो बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। अब मिलते हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी में। ओके बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।